हाय टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ नैंसी। सभी को नमस्ते, सभी को राम राम और सभी का स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। अभी जो है वो आप सभी को पता है कि अभी हम 9th क्लास की जो आरबीएसई बुक आ जाती है वो पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं या हमने सबसे पहले जो वो शुरुआत कौन से टॉपिक से की थी, तो वो 1857 की क्रांति से करी थी। अब 1857 की क्रांति की जो है वो हमने 2 क्लासेस ले ली हैं, जिसमें कि हमने इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट आ जाते हैं उसके ऊपर हमने डिस्कस कर लिया था। मेन बात अब ये आ जाती है कि अभी जो हमने 2 क्लासेस में जितनी भी चीज़ें पढ़ ली हैं उनको एक बार हम रिविज़न कर लेते हैं, यानी कि एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या देखा था कि राजस्थान जो था, राजस्थान में पहले अराजकता फैलाने का काम औरंगजेब के द्वारा किया जा रहा था, लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद में जो है वो अराजकता फैलाने का काम मराठा के द्वारा किया जा रहा था। अब मराठा जो थे उन्होंने राजस्थान की ऐसी कौन सी रियासत आ जाती है जहाँ से या क्षेत्र हम बात कर लेते हैं, ऐसा कौन सा क्षेत्र आता है जहाँ से उन्होंने सबसे पहले जो वो धन एकत्रित किया था, तो वो आ जाती है मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र से जो है उन्होंने धन इकट्ठा किया था। और कौन सी डेट में उन्होंने धन इकट्ठा किया था? 1711 ईस्वी में उन्होंने धन इकट्ठा किया था। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि राजस्थान में जो है वो मेवाड़ी क्षेत्र से तो उन्होंने धन इकट्ठा कर लिया, लेकिन अब जो है वो जो मराठा जो थे उन्होंने आंतरिक हस्तक्षेप, यानी कि आंतरिक हस्तक्षेप राजस्थान की कौन सी रियासत में किया था? तो आंतरिक हस्तक्षेप जो है वो 1734 ईस्वी में बूंदी रियासत जो आती है, बूंदी रियासत में जो है उन्होंने आंतरिक हस्तक्षेप किया था। और किसके बोलने पर किया था? तो वो बुद्ध सिंह के बोलने पर किया था। बुद्ध सिंह ने कहा कि दलेल सिंह जो कि उस समय जो है वो बूंदी के पद पे बैठे हुए थे, यानी कि बूंदी के शासक बने हुए थे। उस दलेल सिंह को हटाने के लिए बुद्ध सिंह ने मराठा को जो वो बूंदी में आमंत्रित किया था, और बूंदी रियासत में जो वो हस्तक्षेप मराठा ने सर्वप्रथम किया था। तो इसके बारे में आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि तो जो मराठा जो थे उन्होंने जो है वो एक काम यह किया कि नादिर शाह का जब आक्रमण हुआ था उस समय उन्होंने जो राजस्थान के जितने भी शासक आ जाते हैं, जितने भी राजपूत शासक आ जाते हैं, उनको हिंदू धर्म के नाम पर जो एक करने का प्रयास उनके द्वारा किया गया था। राजस्थान में जो मराठा प्रभुत्व था वो कब से लेकर कब तक चलता रहा था? तो वो 1761 से लेकर जो वो 91 तक मराठा प्रभुत्व जो वो राजस्थान में चला था। मराठा के विरुद्ध जो वो राजस्थान वाले जो आ जाते हैं उन्होंने सबसे पहले जो वो एक जगह कब हुए थे? तो ये 1734 ईस्वी में हुए थे, यानी कि 1734 ईस्वी में जो है वो हुरडा सम्मेलन हुआ था, जो कि हुरडा नामक स्थान कहाँ पे आ जाता है? तो वो भीलवाड़ा में आ जाता है। और इसके द्वारा जो है वो ये चाह रहे थे कि हम मराठा की शक्ति जो है उसको कम कर दें। राजपूत जो थे वो पहली बार जो संगठित हुआ था, यानी कि राजपूत शक्ति जो पहली बार संगठित हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? हुरडा नामक स्थान पे हुई थी, और 1734 ईस्वी को हुई थी। और ये डेट अगर आप जानना चाहते हैं तो वो 17 जुलाई आ जाती है। 17 जुलाई 1734 को जो है वो हुरडा नामक स्थान पर राजपूत शासक एकत्रित हुए थे, जिससे कि वो मराठा की शक्ति को कम कर सके। अब मराठा जो थे उनके ऊपर उन्होंने सफलता कब प्राप्त करी थी? तो वो तुंगा का युद्ध आ जाता है। अब तुंगा का युद्ध जो है वो कब हुआ था? तो 28 जुलाई 1787 ईस्वी को जो वो तुंगा का युद्ध हुआ था, जिसमें कि जयपुर के नरेश और स्वाई प्रताप सिंह और किसके मध्य हुआ था? तो महादजी सिंधिया के मध्य हुआ था। जिसमें कि महादजी सिंधिया हार जाता है। अब बात आती है कि अमीर खां पिंडारी जो था उसने 1802 ईस्वी में नाथद्वारा को जो है वो अपने हथिया लिया था, यानी कि नाथद्वारा पर कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कोटा रियासत के जो शासक आ जाते हैं, जो कि 1857 की क्रांति में कौन कौन थे? तो उसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कि कोटा रियासत के कौन थे? राम सिंह। और जयपुर के भी कौन आ जाते हैं? राम सिंह द्वितीय आ जाते हैं। और नेक्स्ट बात करते हैं जोधपुर के कौन आ जाते हैं? तो जोधपुर के तखत सिंह आ जाते हैं, भरतपुर के जो जसवंत सिंह आ जाते हैं, उदयपुर के स्वरूप सिंह आ जाते हैं, और जयपुर के जो है वो राम सिंह द्वितीय मैंने बता ही दिया है। सिरोही रियासत के शासक कौन थे? तो उस समय शिव सिंह थे। धौलपुर रियासत के शासक कौन थे? भगवंत सिंह थे। और बीकानेर के सरदार सिंह थे। और करौली के मदनपाल थे। और टोंक रियासत के जो नवाब वजीरुद्दौला थे। और बूंदी के राम सिंह थे। अलवर के विनय सिंह थे। और जैसलमेर के रणजीत सिंह थे। झालावाड़ के पृथ्वी सिंह थे। प्रतापगढ़ के दलपत सिंह थे। और यही बांसवाड़ा के जो वो लक्ष्मण सिंह थे। डूंगरपुर के उदय सिंह थे। इन सभी के बारे में मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इनसे बार बार क्वेश्चन आता है, तो आप ध्यान रख लेना।
तो ऐसी रियासत कौन सी थी जो कि अंग्रेज़ों के द्वारा जो है वो संधि का जब किया जा रहा था, यानी कि राजस्थान की जितनी रियासतें आ जाती हैं उनके साथ में संधि की जा रही थी, तो सिरोही रियासत जो है वो अंग्रेज़ों के साथ में सबसे अंत में जो है वो शामिल होने वाली या साथ देने वाली जो है वो आ जाती है, जिसने संधि पत्र पर हस्ताक्षर किया था। वो कौन सी रियासत आ जाती है? अंतिम रियासत सिरोही आ जाती है। अब ये बेसिक सी बात हुई। फिर हमने कल स्टार्ट की थी 19वीं सदी के प्रारंभ तक राजस्थान में कितनी रियासतें थी, तो ऑलमोस्ट इसमें जो है वो 20 रियासतें थी। 20 रियासतों में 17 रियासतें राजपूत थी, 2 जाट थी और 1 मुस्लिम थी। और इसके साथ में अंग्रेज़ों के द्वारा जो है वो जयपुर की जो राजमाता आ जाती हैं भटियाणी, उनको जो वो अधिकारच्युत करने पर जो वहाँ की जनता ने जो है वो कप्तान ब्लैक, यानी कि कप्तान ब्लैक की जो है वो उनके द्वारा हत्या कर दी गई थी। तो नाम याद रख लेना। राजस्थान में क्रांति के समय जो कोटा के पॉलिटिकल एजेंट थे, अब हम पॉलिटिकल एजेंट के बारे में बात कर लेते हैं कि पॉलिटिकल एजेंट कौन कौन थे। तो कोटा का तो मेजर बर्टन आ जाता है, जोधपुर का मैकमेसन, भरतपुर का मॉरिसन था और जयपुर का ईडन था और उदयपुर का सावर्ष था और सिरोही का जेडी हॉल था। अब आ जाता है कि क्रांति के समय जो वो राजस्थान में कुल कितनी छावनियाँ थी, तो राजस्थान में टोटल 6 छावनियाँ थी, जिसमें कि एक नसीराबाद थी, नीमच थी, देवली थी, ब्यावर थी, एरनपुरा थी और खेरवाड़ा थी। ब्यावर और खेरवाड़ा वाले में कोई भी विद्रोह नहीं हुआ था। राजस्थान में स्थित 6 सैनिक छावनियाँ जो थी उसमें अंग्रेज अधिकारी कितने थे, तो वो टोटल 30 अधिकारी थे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं राजस्थान में क्रांति का सूत्रपात, या हम बात करते हैं कि क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो वो नसीराबाद से हुई थी। नसीराबाद में जो वो कब हुई थी, तो 28 मई 1857 ईस्वी को जो है वो नसीराबाद से शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो नसीराबाद जो थी उसमें सैनिक टुकड़ी के जवान कौन कौन थे, तो 15वीं व 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी और इसके साथ में भारतीय तोपखाने की सैनिक टुकड़ी थी और पहली बम्बई लोसर्स जो थी वो थी। और नसीराबाद की ऐसी सैनिक टुकड़ी जिसने कि सबसे पहले विद्रोह किया था वो कौन सी आती है, तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री आ जाती है, जिसने 28 मई 1857 को विद्रोह कर दिया था। नसीराबाद छावनी के 4 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या तो नहीं करी, लेकिन 4 अंग्रेज अधिकारियों पर आक्रमण किया, जिसमें कि 2 की तो हत्या हो गई थी, लेकिन 2 जो है वो घायल हो गए थे। जिसकी 2 की हत्या हुई थी उसमें एक तो जो है वो न्यूबेरी आ जाता है और एक जो है वो मेजर स्कॉटसी वुड आ जाता है। ठीक है, नीमच विद्रोहियों का जो किस स्थान पर, यानी कि जो नीमच विद्रोही थे उनका किस स्थान पर जो है वो जनता के द्वारा स्वागत किया गया था, तो वो निम्बा हेड़ा आ जाता है। और उसके बाद में जो वो नीमच विद्रोहियों की जो सेना थी उसके खाने व ठहराने की व्यवस्था किसके द्वारा करी गई थी, तो वो शाहपुरा के शासक के द्वारा की गई थी। आहुआ का जो ठाकुर कुशाल सिंह था उन्होंने जो है वो किस क्रांतिकारियों का जो वो नेतृत्व संभाला था या किन क्रांतिकारियों को नेतृत्व किया था, तो वो एरनपुरा के सैनिकों का किया था। आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में जोधपुर की जो राजकीय सेना थी उसने क्रांतिकारियों को कब हराया था, तो जोधपुर की राजकीय सेना ने तो 8 सितंबर को हराया था, लेकिन जब क्रांतिकारी व लॉरेंस की सेना के मध्य दोबारा जब भीषण युद्ध हुआ था तो उसमें जो 18 सितंबर को जो है वो क्रांतिकारी हार गए थे। मेवाड़ की किसने महाराणा और अंग्रेजों का विरोध किया था, यानी कि मेवाड़ के कौन व्यक्ति आ जाते हैं जिन्होंने महाराणा और अंग्रेजों का विरोध किया था, तो उसका नाम आ जाता है रावत केसरी सिंह, जिसने कि मेवाड़ के और महाराणा दोनों का विद्रोह किया था। कोटा में जो क्रांति की शुरुआत हुई थी वो अब हम आगे आपको पढ़ाएंगे। अब हम जो है वो कोटा की क्रांति जो है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये मैंने 1 लाइनर आपको बता दिया एक बार के लिए, तो आप इसको जो वो ध्यान में रख लेना। अब हम जो है वो हमारा रिवीजन कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे जो है वो चलते हैं कि आज हमें क्या पढ़ना है। अब जो है वो हम अपनी जो 1857 की क्रांति है इसको कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अब 1857 की क्रांति में कोटा में क्रांति हुई थी उसके बारे में। तो राजस्थान के राज्यों में हुई 1857 की क्रांति में कोटा का महत्वपूर्ण स्थान है। कोटा में विद्रोह का मुख्य कारण यह था कि पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन, अब कोटा के जो पॉलिटिकल एजेंट आ जाते हैं वो कौन आते हैं, तो मेजर बर्टन ने कोटा महाराव को ये सलाह दी कि कुछ अफसर जो है वो वफादार नहीं है तथा उनका रवैया अंग्रेज विरोधी है, अतः वे ऐसे अफसरों को पदच्युत कर अंग्रेज अधिकारियों को सौंप दे जिससे कि वो उन्हें उचित दंड दिया जा सके। मेजर बर्टन द्वारा महाराव को जो सलाह दी गई थी वह किसी प्रकार महाराव की फौज तथा फौज के अधिकारियों पर प्रकट हो रही थी, यानी कि वो सीधे तौर पे जो महाराव की फौज में जो भर्ती अधिकारी थे उनके ऊपर प्रकट हो रही थी। फलस्वरूप फौज के सभी सिपाही जो थे वो क्रोध से पागल हो उठे। अब उनको क्रोध तो आएगा ही कि हमने जो है ये ऐसे बता रहे हैं कि ये वफादार नहीं है। उन्होंने मेजर बर्टन से बदला लेने का निश्चय किया। तदनुसार 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को, याद रख लेना कि 1857 में जो है वो अक्टूबर यानी कि 15 अक्टूबर 1857 को कोटा के सैनिकों ने क्रांति का बिगुल बजा दिया।
क्वेश्चन करेंगे कि कोटा के पॉलिटिकल एजेंट कौन आ जाते हैं, तो मेजर बर्टन आ जाते हैं। कोटा में क्रांति की स्टार्टिंग जो है वो कब से हुई थी, तो 15 अक्टूबर 1857 को हुई थी। कोटा के सैनिकों ने क्रांतिकारियों के साथ में रेजिडेंसी को घेर लिया था और उसमें आग लगा दी। क्रांतिकारियों ने मेजर बर्टन और उनके 2 पुत्रों की हत्या कर दी थी। अब आपको ये बोल देंगे किस रियासत में जो है वो पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई थी, तो वो मेजर बर्टन और उनके 2 पुत्रों की हत्या कर दी गई थी। तो मेजर बर्टन का नाम याद रख लेना। क्रांतिकारियों ने शहर में जुलूस निकाला और महाराव के महल को घेर लिया। महाराव अपने महल में एक प्रकार से कैद हो गए थे। फिर क्रांतिकारियों ने महाराव को एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया, जिसमें कि 9 शर्तें थी। अब आपसे ये पूछ लेंगे कि जो क्रांतिकारी जो थे उन्होंने महाराव को जिस संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए बोला था उसमें कुल कितनी शर्तें आ जाती हैं, तो उसमें जो वो टोटल 9 शर्तें आ जाती है। तो इन शर्तों को ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इनमें से जो वो एक शर्त ये थी कि मेजर बर्टन और उसके पुत्र की हत्या स्वयं महाराव के आदेश से हुई है। अब भाई उन्होंने ये बोला कि एक शर्त आपको ये माननी होगी कि मेजर बर्टन और उसके दोनों पुत्रों की हत्या जो है वो महाराव ने आदेश दिया था उसी के आधार पर हुई है। महाराव को क्रांतिकारियों की इच्छानुसार व्यवहार करने के लिए तब तक विवश होना पड़ा जब तक करौली से सैनिक सहायता प्राप्त नहीं हो गई। अब कोटा के जो महाराव आ जाते हैं उनको सैनिक सहायता किसके द्वारा दी गई थी, तो आप याद रख लेना करौली से दी गई थी। और करौली के शासक कौन आ जाते हैं, तो मदन पाल। करौली के शासक कौन थे, उसमें मदन पाल थे। क्रांतिकारियों का कोटा शहर पर लगभग 6 माह तक जो वो अधिकार रहा। अब जो क्रांतिकारी थे उनका कोटा शहर पर कितने महीने तक अधिकार रहा, 6 महीने तक अधिकार रहा। उन्होंने सरकारी गोदामों, बंगलों, दुकानों, अस्त्र शस्त्र के भंडार आदि को लूटा और उनमें आग लगा दी। उन्होंने जिले के विभिन्न कोषागार को भी लूटा। ऐसा लगता है कि क्रांतिकारियों को कोटा रियासत के अधिकांश अधिकारियों का समर्थन और सहयोग प्राप्त हो गया था। क्रांतिकारियों ने शहर में लूटमार और अत्याचार कर नगर के लोगों में भीषण आतंक पैदा कर दिया था। ये स्थिति तब तक बनी रही जब तक कि मेजर H.G. रॉबर्ट्स, अब बात कर लेना आप कि क्वेश्चन कहाँ से बनेगा मैम, तो आप ये ध्यान से देख लेना, यहाँ से बनेगा। जब मेजर H.G. रॉबर्ट्स नसीराबाद से 5500 सैनिक लेकर जो वो 22 मार्च 1858 को चंबल के किनारे जो वो पहुंचा। तो एक तो ये डेट याद रख लेना कि 22 मार्च 1858 को, और एक जो वो मेजर H.G. रॉबर्ट्स ने नसीराबाद से, यानी कि कहाँ से वो सैनिक लेकर पहुंचा था, तो नसीराबाद से सैनिक लेके पहुंचा था। कितने सैनिक लेके पहुंचा था, तो 5500 सैनिक लेके पहुंचा था। कौन लेके पहुंचा था, तो वो H.G. रॉबर्ट्स जो है वो लेके पहुंचा था। और कब पहुंचा था, तो वो 22 मार्च 1858 को चंबल के किनारे पहुंचा था। उसने तोपों से क्रांतिकारियों पर धुआंधार गोले बरसाए और उन्हें कोटा से बाहर भागने को जो वो विवश कर दिया था। अब नेक्स्ट बात आती है कि तब जाकर कोटा क्रांतिकारियों के नियंत्रण से मुक्त कराया जा सका। क्रांतिकारी नेताओं व विद्रोही सैनिकों ने अमानुषिक दंड दिए गए और जयदयाल को गिरफ्तार करके तोप से उड़ा दिया। अब आपसे पूछ लेंगे कि किसको जो है वो तोप से उड़ा दिया गया था, किसको गिरफ्तार करके तोप से उड़ाया गया था कोटा में, तो वो जयदयाल को गिरफ्तार करके तोप से उड़ा दिया था। क्योंकि आपको जो है वो इसमें क्रांतिकारियों के नाम भी जो है वो पूछ लेंगे, जैसे कि अन्य राज्यों में क्रांति की गूंज। अब हम जो है वो अन्य राज्य जो कौन कौन से आ जाते हैं वहाँ पे क्रांति की गूंज हुई थी उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको 2-3 फैक्ट और हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो उनके बारे में और बता देती हूँ कि कोटा में जो 2-3 व्यक्ति हैं उनका नाम आपको याद रख लेना है। मेजर बर्टन ने जिन अफसरों को सौंपने की मांग की थी उसमें कौन कौन आ जाते हैं, तो वो एक तो जो है वो जयदयाल आ जाता है, जिसको जो है वो अभी गिरफ्तार करके तोप से उड़ाई दिया था, और एक जो है वो रतन लाल आ जाते हैं, और एक जो है वो जिया लाल आ जाते हैं, जिया लाल। इन तीनों का नाम याद रख लेना क्योंकि बार बार क्वेश्चन आता है, तो आप ध्यान रख लेना, ठीक है। और इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन इन तीनों का नाम आप ज़रूर याद रख लेना। अन्य राज्यों में क्रांति की गूंज, यानी कि अन्य जो राज्य आ जाते हैं वहाँ पे क्रांति की गूंज के बारे में डिस्कस करेंगे कि भाई एक जगह पे नहीं बल्कि राज्यों के अन्य जो क्षेत्र आ जाते हैं वहाँ पे भी क्रांति की गूंज कहाँ कहाँ पे हुई थी। राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति केवल मारवाड़, मेवाड़, कोटा तक ही सीमित नहीं रही थी, अभी तो उसकी गूंज राजस्थान के अन्य राज्यों में भी सुनाई दी। भरतपुर जो आगरा और मथुरा के काफ़ी निकट है। अब आप देख लेना कि भरतपुर जो है वो आगरा और मथुरा के निकट है। क्रांति के समय अशांत था, जब क्रांति हो रही थी उस समय भरतपुर अशांत था। मथुरा में विद्रोह हो जाने के बाद भरतपुर शहर में उत्तेजना फैल गई। जब मथुरा में विद्रोह हुआ था ना, तब भरतपुर शहर में उत्तेजना फैल गई। भरतपुर की सेना ने भी क्रांति का बिगुल बजा दिया। भरतपुर के महाराजा ने वहाँ के पॉलिटिकल एजेंट मेजर मॉरिसन, याद रख लेना कि भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन आ जाता है, मेजर मॉरिसन आ जाता है, को भरतपुर छोड़कर जाने की सलाह दी, क्योंकि महाराजा को ये आशंका थी कि उसकी उपस्थिति में नीमच के क्रांतिकारी भरतपुर पर आक्रमण कर सकते हैं, कि अगर मेजर मॉरिसन भरतपुर में रहा तो भरतपुर के जो क्रांतिकारी आ जाते हैं वो तो अगर मेजर मॉरिसन जो है वो भरतपुर में रहा तो नीमच के जो क्रांतिकारी आ जाते हैं वो भरतपुर पर आक्रमण कर सकते हैं। महाराजा की सलाह पर मेजर मॉरिसन भरतपुर छोड़कर चला गया। क्रांति की अवधि में भरतपुर रियासत की स्थिति बड़ी विषम थी। क्रांतिकारी सैनिक अनेक टुकड़ियां
भरतपुर की सीमा से होकर गुजरी भरतपुर की गुज्जर और मेवाती जनता, याद रख लेना नाम दोनों का कि कौन कौन किस कैटेगरी की, तो गुज्जर और इसके साथ में मेवाती जनता क्रांति में पीछे नहीं रही, उसने खुलकर क्रांति में भाग लिया। जो पड़ोसी आगरा जिले में अंग्रेजों की शक्ति वहाँ के लाल किले की चारदीवारी तक सीमित हो गई, तो भरतपुर की जनता के मन में ये विश्वास भर गया कि अब भारत ब्रिटेन सत्ता से मुक्त हो जाएगा। तो किसकी जनता में जो वो ये विश्वास भरा था कि ब्रिटेन सत्ता से मुक्त हो जाएगा, तो वो भरतपुर की जनता आ जाती है। और वो किस कारण की, जो अंग्रेज थे वो लाल किले की चारदीवारी में जो वो कैद हो गए थे। अलवर में भी दिल्ली के कुछ क्रांतिकारियों के आ जाने के कारण क्रांतिकारी गतिविधियां पनपने लगी। और अलवर रियासत के गांवों के गुज्जरों ने अपने पड़ोसी राज्य भरतपुर की भांति ब्रिटेन विरोधी भावनाओं का खुलकर प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों से शासकों को काफ़ी परेशान किया। तो अलवर में भी जो है वो क्रांति भड़क चुकी थी, क्योंकि दिल्ली के कुछ क्रांतिकारियों के यहाँ आ जाने की वजह से, यानी कि अलवर में आ जाने की वजह से। धौलपुर रियासत में भी गंभीर उपद्रव हुए थे। अक्टूबर 1857 ईस्वी के प्रारंभ में ग्वालियर इंदौर में के क्रांतिकारियों की सुप्त सेना धौलपुर में प्रविष्ट हुई थी, यानी कि जब अक्टूबर 1857 में, या नाम याद रख लेना कौन थे, ग्वालियर इंदौर की क्रांतिकारियों की सुप्त सेना धौलपुर में प्रविष्ट हो गई। क्रांतिकारियों के प्रति सहानुभूति के कारण धौलपुर रियासत की सेना अनेक अधिकारी राजा का साथ छोड़कर क्रांतिकारियों से मिल गई, यानी कि वहाँ की धौलपुर रियासत की जो सेना थी, उन्होंने उनके अधिकारी और राजा का साथ छोड़कर, यानी कि जो वहाँ की सेना के जो अधिकारी थे वो राजा का साथ छोड़कर जो वो क्रांतिकारियों से मिल गए, जिससे कि धौलपुर की सत्ता जो थी वो खतरे में पड़ गई। क्रांतिकारियों ने धौलपुर में खूब लूटमार मचाई। उन्होंने वहाँ के राजा को घेरकर जान से मारने की धमकी दी। विवश होकर राजा को क्रांतिकारियों की मांगे स्वीकार करनी पड़ी, यानी कि राजा धौलपुर का जो राजा था, PDF को भी अभी लेना था, ओके। स्टार्टिंग से लगी है, ओके। विवश होकर राजा को क्रांतिकारियों की मांगे स्वीकार करनी पड़ी। और धौलपुर में इन क्रांतिकारियों में कौन कौन आ जाते हैं, तो धौलपुर में इन क्रांतिकारियों में राव रामचंद्र आ जाते हैं। हीरालाल के नेतृत्व में जो वो राजा की अधिकांश, ये क्रांतिकारियों का नाम याद रख लेना कि धौलपुर में राव रामचंद्र थे और हीरालाल थे। राजा के अधिकांश तोपों पर अधिकार कर लिया और उनकी सहायता से आगरा पर आक्रमण कर दिया। और उन तोपों की सहायता से जो उन्होंने किस पे आक्रमण किया, धौलपुर के सैनिकों ने, तो आगरा पर आक्रमण कर दिया। ये स्थिति तब तक बनी रही जब तक दिसंबर में पटियाला के शासक के द्वारा भेजी गई सेना की सहायता से धौलपुर में व्यवस्था स्थापित नहीं हो गई। अब ये पूछ लेंगे कि धौलपुर में जो है वो किसकी सेना आई थी, जो क्रांतिकारी थे उनको ध्वस्त करने के लिए, तो वो नाम याद रख लेना। दिसंबर में पटियाला के शासक, यानी कि बाहर से, यानी कि पटियाला से सेना भेजी गई थी। धौलपुर में बाहर से, यानी कि पटियाला से सेना भेजी गई थी। जयपुर के महाराजा और उनके एक पदाधिकारी राव शिव सिंह ने ये सलाह दी कि अंग्रेजों और मुगल बादशाह बहादुर शाह दोनों से मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखें। अब शिव सिंह ने तो ये बोला कि आप अंग्रेजों के साथ में और बहादुर शाह के साथ में मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखें, किंतु उनके प्राइवेट सेक्रेटरी आ जाते हैं पंडित शिवदिन ने क्या कहा कि भाई आप तो अंग्रेजों के साथ देने के लिए जोर डाला, यानी कि उन्होंने कहा कि आप तो अंग्रेजों का ही साथ दो। जयपुर में नवाब विलायत खां, अब जयपुर में किन किन ने विद्रोह किया था, तो नवाब विलायत खां ने, मियाँ उस्मान खां ने, सादुल्ला खां मुगल सम्राट से मिलकर ब्रिटेन सत्ता के विरुद्ध क्रांति का षड्यंत्र रच रहे थे। मुगल सम्राट के साथ किए गए यानी पत्र व्यवहार में उनकी जानकारी महाराज को मालूम हो गई। अब क्या हुआ कि मुगल सम्राट के साथ में जो जितने भी उनके द्वारा पत्र व्यवहार किए गए थे उसकी जानकारी महाराजा को मालूम हो गई। अतः उन्होंने सादुल्ला खां को राज्य से निष्कासित कर दिया, शेष दोनों को बंदी बना लिया। सादुल्ला खां को तो निष्कासित कर दिया और मियाँ उस्मान और नवाब विलायत को जो वो बंदी बना लिया। टोंक में भी नवाबी सेना ने मीर आलम खां के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया था। अब आपसे पूछ लेंगे कि टोंक में भी जो है वो किसके नेतृत्व में विद्रोह किया था सैनिकों ने, क्रांतिकारियों ने, तो मीर आलम खां के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया था। टोंक का नवाब अंग्रेजों के साथ था, मगर नवाब की सेना ने नीमच के क्रांतिकारियों को टोंक आने के लिए निमंत्रित किया। अब नीमच के क्रांतिकारियों को टोंक आने के लिए निमंत्रित किसने किया, टोंक की जो क्रांतिकारी थे उन्होंने। उनकी सहायता से नवाब के किले को घेर लिया। नवाब ने सैनिकों को डराने धमकाने का भरपूर प्रयास किया, किंतु वह सफल नहीं हो सका। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं
टोंक में भी आगे हम देखते हैं, टोंक में भी नवाब की सेना ने मीर आलम खां के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। टोंक का नवाब अंग्रेजों के साथ था, मगर नवाब की सेना ने नीमच के क्रांतिकारियों को टोंक आने के लिए आमंत्रित किया और उनकी सहायता से नवाब के किले को घेर लिया। नवाब ने सैनिकों को डराने धमकाने का भरपूर प्रयास किया, किंतु वो सफल नहीं हो सका। सलूम्बर और कोठारिया का योगदान बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लेना। आहुआ जोधपुर के ठाकुर खुशहाल सिंह से प्रेरणा लेकर मेवाड़ के दो प्रमुख सामंतों सलूम्बर के रावत केसरी सिंह और कोठारिया के रावत जोध सिंह, दोनों का नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख लेना। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में अपूर्व योगदान रहा था इनका। यह सही है कि मारवाड़ के सामंतों की भांति मेवाड़ के सामंतों ने खुलकर क्रांति में भाग नहीं लिया, किंतु अंग्रेजों का विरोध करने वाले क्रांतिकारी नेताओं और ब्रिटेन सत्ता के विरोधी जागीरदारों को सलूम्बर और कोठारिया, सलूम्बर के तो कौन आ जाते हैं, रावत केसरी सिंह आ जाते हैं। कोठारिया के रावत जोध सिंह ने यहाँ उनको शरण दी, उन्होंने क्रांतिकारियों के परिवारों को भी आश्रय दिया। सलूम्बर के रावत केसरी सिंह, सलूम्बर के रावत केसरी सिंह ने आसपास के जागीरदारों को साथ लेकर जो है वो आहुआ के ठाकुर सलूम्बर के रावत केसरी सिंह ने आसपास के जो जागीरदारों को साथ लेकर आहुआ के ठाकुर, एक मिनट ना, ओके, तो इसमें जो है वो सलूम्बर के रावत केसरी सिंह के आसपास के जागीरदारों के साथ लेकर आहुआ के ठाकुर के स्वतंत्रता यज्ञ में भरपूर सहायता किसने करी थी, तो सलूम्बर के, और इसके साथ में कोठारिया के रावत ने करी थी। उदयपुर के महाराणा उदयपुर के महाराणा ने कंपनी सरकार के साथ में जो संधि केसरी सिंह ने उनका खुलकर विरोध किया। उदयपुर के जो महाराणा स्वरूप सिंह जो थे, उन्होंने जो अंग्रेजों के साथ में जो संधि की थी उसका किसने खुलकर विरोध किया था, तो वो केसरी सिंह ने जो वो खुलकर विरोध किया था। केसरी सिंह ने खुलकर विरोध किया था। एजी लॉरेंस ने केसरी सिंह की ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों को देखकर महाराणा उदयपुर पर यह दबाव डाला कि वे उसके विरुद्ध कार्रवाई करें, किंतु महाराणा इसके विरुद्ध कार्रवाई करने का साहस नहीं जुटा सके। अंग्रेजों के द्वारा आहुआ गांव को तहस नहस कर दिया गया। आहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह निरीह अवस्था में इधर उधर भटकते रहे। कोठारिया के रावत जोध सिंह ने उन्हें गले लगाया, यानी कि जो आहुआ का ठाकुर खुशहाल सिंह जो था उसको किसने शरण दी थी, तो रावत जोध सिंह जो कि कोठारिया के सामंत आ जाते हैं, रावत जोध सिंह ने उनको गले लगाया, उनको शरण दी। उन्होंने कोठारिया को ही नहीं, नाना साहब और उनके परिवार को, आप क्वेश्चन कर लेंगे नाना साहब और उनके परिवार को किसने शरण दी थी, तो कोठारिया के जोध सिंह ने शरण दी थी। सब प्रकार की शिक्षा सुविधा उनको उपलब्ध करवाई। इस प्रकार ब्रिटेन सत्ता का विरोध कर वह भावी परिणामों की चिंता न कर सलूम्बर कोठारिया के रावत ने अपूर्व त्याग और साहस का परिचय दिया। फिर अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अगस्त 1858 ईस्वी तक समस्त भारत में विद्रोह कुचल दिया गया। नवंबर 1858 यानी कि अगस्त 1858 तक जो वो पूरे भारत में विद्रोह कुचल दिया गया, और नवंबर 1858 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत का शासन ब्रिटिश ताज को सौंप दिया गया। ब्रिटेन महारानी विक्टोरिया की ओर से जो वो भारत के सभी जो नरेशों के अधिकारों और विशेषाधिकारों को सुरक्षित रखने का आश्वासन दिया। उदयपुर महाराणा ने इसका स्वागत किया और अंग्रेजों के सम्मान में भव्य दावत का आयोजन किसने किया था, तो उदयपुर के महाराणा ने जो वो भव्य दावत का आयोजन किया था। ओके, यद्यपि राजस्थान में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हमारा असफल हो गया 1857 की क्रांति, परंतु विप्लव के बाद राजस्थान के परंपरागत ढांचे का स्वरूप बदलने लगा। आधुनिक शिक्षा प्रसार, नए मध्यम वर्ग का जन्म हो गया। प्रशासनिक सेवाओं में जनसाधारण की नियुक्तियां, वैसे समुदाय का सहयोग लिया जाने लगा। इनके महत्वपूर्ण पद और विभिन्न प्रकार के संरक्षण देना आदि कुछ इस तरह के कार्य होने लगे, जिससे राजपूतों को महत्व कम होता गया और राजस्थान के नरेश और जागीरदार अब अंग्रेजों पर पूरी तरह से जो वो निर्भर हो गए थे। अब राजस्थान के जो नरेश थे वो अंग्रेजों पर जो वो पूरी तरह से निर्भर हो गए थे। अब बात आती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट के ऊपर, जो कि हमारे RS मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है।
1857 की क्रांति की असफलता के कारण क्या जाते हैं? तो राजस्थान के राजाओं ने अंग्रेजों के प्रति अपने झुकने की प्रवृत्ति का परिचय दिया। अब राजस्थान के जो राजा थे वो अंग्रेजों की तरफ उनका झुकाव ज़्यादा था। जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सिरोही, टोंक, बीकानेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के शासकों ने विप्लव की आंधी को रोकने के लिए ब्रिटेन सत्ता का सहयोग दिया। अब जब वो ब्रिटेन सत्ता का सहयोग दे रहे हैं, अपना सहयोग ही नहीं दे रहे हैं, तो हम ये क्रांति कैसे सफल हो सकती थी? मुगल सम्राट बहादुर शाह स्थानीय विद्रोहियों ने राजस्थानी राजाओं को स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व प्रदान करने हेतु आमंत्रित किया। अब मुगल बादशाह सम्राट बहादुर शाह जो थे वो और स्थानीय विद्रोही जो थे उन्होंने राजस्थान के जो राजाएं थे, शासक थे, उनको बोला कि आप स्वतंत्रता संग्राम में हमारा नेतृत्व प्रदान करें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। बाद में भी उन्होंने क्या किया? अंग्रेजों का साथ दिया। राजस्थान के विद्रोही में आपसी एकता संपर्क, अब जो विद्रोही थे उनमें आपसी एकता नहीं थी, संपर्क नहीं था, इसका अभाव था। कोटा, नशीराबाद, भरतपुर, धौलपुर, टोंक आदि में अलग अलग समय पर क्रांति हुई। अब ये दूसरा रीज़न ये भी आ जाता है कि जो क्रांति थी वो हर जगह पे जो वो अलग अलग समय पे हुई थी। अगर एक साथ वो अटैक करते तो अंग्रेजी जो थे वो उससे निकलने का जो उनको रास्ता नहीं मिलता। अब अलग अलग जगह से जो वो क्रांति हुई थी तो उनको जो वो उनसे निकलने का जो वो रास्ता मिल गया था। मारवाड़, मेवाड़, जयपुर आदि के नरेशों ने ताता टोपे को किसी प्रकार का सहयोग नहीं दिया। और जो हमारे राजस्थान की सबसे बड़ी रियासतें आ जाती है मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर, उन्होंने जो हमारे ताता टोपे आ जाते हैं उनका किसी प्रकार से सहयोग नहीं दिया। इस वजह से भी जो है वो एक कारण के रूप में माना जाता है। ये आपका RS मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप ध्यान में रख लेना। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि राजस्थान के 18 रियासतों में संगठन और एकता का अभाव था। अब राजस्थान के 18 रियासतें ऐसी थी जिनमें कि संगठन और एकता का अभाव था। 18 रियासतों में संगठन एकता का अभाव था। नेतृत्व के लिए जब मेवाड़ के महाराणा से संपर्क किया गया तो नेतृत्व प्रदान करने के बजाय उन्होंने शासकों के पत्र व्यवहार संबंधी सारे कागजात ही ब्रिटिश अधिकारियों को सौंप दिए। अब देखो, अब महाराजा अगर ऐसे करेंगे तो फिर क्रांतिकारी कैसे सफल हो पाएंगे? राजस्थान में अन्य देसी रियासतों में बटा हुआ था, यानी कि राजस्थान जो था वो अनेक देसी रियासतों में बटा हुआ था। इस कारण उसमें क्रांतिकारियों का कोई केंद्रीय संगठन नहीं था। उसमें नेतृत्व का भी सर्वथा अभाव था। क्रांतिकारियों के बीच आपस में संपर्क भी नहीं रहा था। उसमें त्याग और बलिदान की भावना तो थी, किंतु उनमें न तो अंग्रेजों जैसा रणकौशल था, न ही अंग्रेजों के सैनिक के समान वो प्रशिक्षित थे। उनकी क्रांतिकारियों को जो है वो, और इसके अतिरिक्त क्रांतिकारियों को धन, रसद, हथियारों की कमी का भी सामना करना पड़ रहा था। अंग्रेजों ने अन्य क्षेत्रों में हुई क्रांति का दमन करते हुए जो वो जून 1858 ईस्वी को तक उत्तर भारत जो था वहाँ पर जो वो पूर्णतः नियंत्रण स्थापित कर लिया था। इस कारण उन्होंने राजस्थान में हुई क्रांति का दमन करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी। 1857 की क्रांति की असफलता के परिणाम क्या रहे? तो इससे 1857 की क्रांति के असफल होने के बाद में राजस्थानी रियासतें ब्रिटेन संरक्षण में चली गई थी, सारी कंप्लीट। उसके बाद में ब्रिटेन सम्राट ने राजस्थान की सभी रियासतों में कंपनी के द्वारा की गई संधियाँ जारी रखी, यानी कि जो ब्रिटेन सम्राट था उसने राजस्थान में जो सभी रियासतें थी उनमें कंपनी के द्वारा जो संधि की गई थी उनको जो वो जारी रखा। और राजस्थान की जनता पर जब गुलामी का दौर अंकुश हो गया, सॉरी एक मिनट, इतना ये चल ही नहीं रहा आज। ओके, देखो मैं पढ़ के बता दे, मतलब मैं बता देती हूँ आपको ये पॉइंट कौन सा है। तो राजस्थान की जनता पर अब गुलामी का दोहरा अंकुश हो गया, यानी कि राजस्थान की जनता पर जो है वो अब गुलामी का दोहरा अंकुश कैसे हो गया है कि एक तो रियासती राजाओं के अधीन थे वो, और दूसरा अंग्रेजों का भी उन पर नियंत्रण हो गया था। परिणाम स्वरूप ये निश्चित हो गया है कि निकट भविष्य में राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन का कोई भविष्य नहीं हो सकता। अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के कारण लोगों में राष्ट्रीय जागृति का प्रादुर्भाव हुआ। स्वधर्म, स्वदेशी, इन नामों को याद रख लेना। स्वधर्म, स्वदेशी और स्वराज्य और स्वभाषा के फलस्वरूप लोगों में क्रांति की भावना पुनः पल्लवित हुई। इस भावना का बल प्रदान करने वाले जो थे वो कौन कौन थे? तो अर्जुन लाल सेठिया, केशरी सिंह बारट, गोपाल सिंह थरवा, नाम याद रख लेना। इस क्रांति में असफलता ने भावी संगठित आंदोलन की भूमिका तैयार कर दी। ठीक है, तो ये तो अपनी पूरी कंप्लीट 1857 की क्रांति हो चुकी है, जिसमें कि मैंने आपको पूरी तरीके से जो वो अच्छे से सारे फैक्ट को कवर करते हुए, सारे टॉपिक को कवर करते हुए जो है वो आपको अच्छे से 1857 की क्रांति समझा दी है। और अगर आपको ये रहता है कि मैम आप हमें जो वो वन लाइनर पढ़ाइए या वन लाइनर बताइए, तो भी आप बता सकते हो, वन लाइन अगर हमें बताना है तो। और इसके साथ में जो है वो अगला हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे या कल पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज तो आप ये 1857 की क्रांति कंप्लीट पढ़िए और इसके जो है वो नोट्स बना लेना, शॉर्ट जैसे जैसे मैंने टॉपिक के अकॉर्डिंग मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग नोट्स बना लेना। ठीक है, फिर जो है वो आपकी 1857 की क्रांति से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ओके, जहाँ पे जो चीज़ें मैंने हाईलाइट की हैं तो उनको जो है वो नोट्स में जो है वो मैकिंग कर लेना ऐसे करके। ठीक है, कि इधर लिख लेना, इधर लिख लेना और बढ़िया तरीके से नोट्स बना लेना, मतलब कहने का मतलब यही है।
और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें एंड टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ये जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ओके, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें एंड टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू एंड बाय।